नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोस्तों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी को राम राम गणी खम्मा सा। तो दोस्तों यहाँ पर आज फिर से लेकर आए हैं एक और नई क्लास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, जी हाँ मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है और इसके अंतर्गत BSPCL, JVVNL, यहाँ पे NCL, DRDO, इसरो, बार्क, ITI। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ ऑल इंडिया कोई सी भी टेक्निकल एग्जाम हो तो उसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पूरा संपूर्ण निचोड़ कर रहे हैं। जो पिछली भर्ती के अंदर आए हैं तो उनका पूरा व्याख्या सहित पूरा का पूरा निचोड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा और यहाँ पे एक एक प्रश्नों को तरीके से देखते रहिएगा। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज का पहला प्रश्न लीजिएगा और ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि डायोड, जी हाँ मेरे दोस्तों, डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके कार्य के साथ की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ स्विच के साथ की जा सकती है, थायरिस्टर के साथ की जा सकती है, फ्यूज के साथ, और एक है ट्रांजिस्टर के साथ। यानी किसके साथ में तुलना की जा सकती है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपन डायोड। तो यहाँ पे होता है ये डायोड, ठीक है। तो डायोड का सिंबल अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे दोस्तों डायोड का सिंबल क्या होता है, ये होता है, ये एनोड से कैथोड ये होता है। और यहाँ पे जो धारा का प्रवाह होता है वो एनोड से कैथोड की ओर धारा का प्रवाह होता है। जो डायोड होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, यहाँ पे ये एक प्रकार का स्विच होता है भाई दोस्तों। ये परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो धारा वह वोल्टेज दोनों को ही कंट्रोल नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो डायोड होता है, ये जो डायोड होता है इसका मुख्य जो कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है ये AC को किस में बदलता है, DC में बदलता है। और AC को DC में बदलने की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे AC को DC में बदल रहे हैं रेक्टिफायर, तो इसे रेक्टिफिकेशन या दिष्टिकरण कहते हैं, ठीक है। जो डायोड होता है इसका एक सिरा एनोड होता है और एक सिरा होता है यहाँ पे कैथोड होता है। ये आपका एक दिशीय होता है, यानी यहाँ कहेंगे एक दिशीय होता है, एक ही दिशा के अंदर के एक दिशीय, तो एक ही दिशा में इसमें केवल धारा का प्रवाह होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको ये डायोड नजर आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे ये डायोड होता है और डायोड में जो टर्मिनल होते हैं ये टिन आलेपित तांबे तार के बने होते हैं इसके। तो यहाँ पे बात करेंगे टिन आलेपित तांबे तार के बने होते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एनोड सिरा हो गया और ये क्या होता है, कैथोड सिरा होता है। कि ये स्विचिंग का एक कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन होता है। क्लियर, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायोड जो है, डायोड बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, जैसे कि आपसे पूछा जाए जेनर डायोड, तो दोस्तों जीनर डायोड का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या प्रतीक होता है, वो ऐसे होता है। जीनर के बाद में जैसे मैं बात करूं टनल, तो टनल का फॉर्मूला कैसी है, सॉरी क्या सिंबल कैसे होता है, तो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं शॉर्ट की डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट की डायोड होता है और शॉर्ट की जो डायोड होता है वो कैसे होता है, ये आपका इस प्रकार से होगा दोस्तों। अरे भाई ये, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होगा। यहाँ पे शॉर्ट की डायोड हो गया। एक होता है वेक्टर डायोड, तो वेक्टर डायोड कैसे होगा, तो वेक्टर डायोड होता है इस प्रकार से, ठीक है। एक होता है जैसे गन डायोड, तो गन डायोड कैसे होता है, ये इस प्रकार से होता है। एक होता है नियत धारा, तो नियत धारा का जो होता है वो कैसे होगा, यहाँ पे इस प्रकार से होगा नियत धारा का, ये तो इधर है ये। तो इस प्रकार से कई सारे जो होते हैं ये होते हैं। इसके अलावा जैसे आपके LED पूछ ले, LED, तो LED में कैसे होगा, तो इस प्रकार से बाहर निकलता हुआ होगा। एक जैसे कि बात करते हैं फोटो डायोड होता है, तो फोटो डायोड कैसे होगा, फोटो डायोड होता है अंदर आती हुई,
तो यहाँ पे फोटो डायोड में अंदर आएगी, एलईडी में बाहर जाएगी, धारा में आई की तरह होगा, गन डायोड में इस तरह होगा, वेक्टर में कैपेसिटर की तरह होता है, शॉर्ट की में एस की तरह होता है, टनल में इस तरह होता है और जेनर डायोड में इस तरह होता है। और जो मेन पीएन जंक्शन होता है, पीएन डायोड होता है, वो आपका मैन इस प्रकार से होता है। तो ये सारे के सारे मैंने बना दिए हैं दोस्तों। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, इस चीज़ का ध्यान भी रखिएगा। लेकिन कंटिन्यू, क्योंकि हमेशा तैयारी 1 दिन या 2 दिन में या 10 दिन में नहीं होती है, इसके लिए मेरे दोस्तों समय चाहिए। और आप जो आगामी 2025 की जो भर्ती है लोको पायलट की, इसमें अभी से आप तैयारी कीजिएगा। तो अभी से तैयारी करोगे तो सक्सेस हो जाओगे दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, एक सिंक्रोनस मोटर है जिसे तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। उत्तेजना यानी एक्साइटेड में परिवर्तन उसके खालिस्तान को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो उत्तेजना है, एक्साइटेशन है, अगर मैं इस एक्साइटेशन को परिवर्तन करता हूँ तो इस सिंक्रोनस मोटर में ऐसा क्या गुण है जो उत्तेजना परिवर्तन के कारण बदल जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ऊर्जा घटक और वोल्टेज, करंट, ऊर्जा घटक और यहाँ पे वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, ये इसकी उत्तेजना की बात करते हैं, एक्साइटेड की बात करते हैं। तो जैसे कि मैं कहूँ अति उत्तेजना, यहाँ पे मैं बात करता हूँ अति उत्तेजना, उत्तेजना, अति उत्तेजना। एक होती है दोस्तों यहाँ पे निम्न उत्तेजना, ठीक है, निम्न उत्तेजना, और एक होती है सामान्य उत्तेजना, सामान्य उत्तेजना, ठीक है। तो ओवर एक्साइटेड होता है, इसको ओवर एक्साइटेड कहते हैं। ओवर एक्साइटेड होता है तो यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर होता है ना, यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होगा, तो अपन कहेंगे यहाँ पे अग्रगामी होगा। कैसा होगा? अग्रगामी। निम्न उत्तेजना पर ध्यान रखना, जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है? पश्चगामी होता है। कैसा होगा? तो मैं कहूँगा पश्चगामी होता है। और यहाँ पे जो सामान्य उत्तेजना पे होता है तो यहाँ पे इकाई पावर फैक्टर होता है। तो उत्तेजना का मतलब सीधा किससे हो गया? पावर फैक्टर से। और पावर फैक्टर को क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक, और इसे ही कहते हैं ऊर्जा घटक कहते हैं, यानी कि इसे ही हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होता है दोस्तों। क्लियर? तो यहाँ पे पावर फैक्टर होता है। तो हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सिंक्रोनस मोटर, ध्यान रखिएगा, तीनों ही पावर फैक्टर पर कार्य करती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सामान्यतः किस में करती है, तो सामान्यतः तो हमारी भाई साहब इकाई पे कार्य करती है। तो ये चीज ध्यान रखना। सिंक्रोनस मोटर जो होती है, सिंक्रोनस मोटर में एक्सएल जो होता है, एक्ससी, सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो रोटर स्पीड के क्या होती है? बिल्कुल बराबर होती है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कंटिन्यू अगर बने रहिए तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ आपको अगली भर्ती में 1% भी टेंशन लेने नहीं दूंगा ट्रेड थ्योरी के अंदर। ये मेरा वादा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप शुरू से एंड तक मेरे से जुड़े रहिएगा। आपको यहाँ ड्राइंग, बेसिक साइंस और ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी यहाँ पे बिल्कुल भी रुकने नहीं दूंगा। बाकी बस मैथ रीजनिंग की टेंशन आप ले लीजिए। मैथ रीजनिंग को आप शुरू से ही पढ़ते रहिएगा, बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए। साइको की तैयारी मैं कराऊंगा दोस्तों, टेंशन नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, और आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? हाँ जी, तो यहाँ पे बात करते हैं, ये अगला प्रश्न आ चुका है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिएगा। तो यहाँ पर ये आजा भाई आजा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अधिकतम वोल्ट एसी का औसत मूल्य खालिस्तान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है कि अधिकतम वोल्टेज है और एसी का औसत मूल्य आपको निकालना है। तो यहाँ पे औसत मूल्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है तो औसत यानी एवरेज, तो वोल्टेज निकालना है अपन को। तो ये एवरेज, तो यहाँ पे एवरेज, तो V मैक्सिमम इंटू एवरेज कितना होता है? तो 0.637 ये। तो ये अपना फॉर्मूला है। अब V एवरेज ही तो निकालना है, वो यही तो कह रहा है औसत मूल्य। तो अधिकतम वोल्टेज कितना है? तो यहाँ बात करेंगे 200 है, और इंटू में
0.437 है। तो दोस्तों 2 से इंटू कर लीजिए, 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है, 1 3 दूनी 6 और 6 और 1 7 हो गए, 7 दूनी 12 हो गया, और 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दीजिए, और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए दोस्तों। तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं तो हमारे पास में सीधा सीधा आ जाता है 127 400 127 400 127 400। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा मैच खा चुका है सी ऑप्शन। तो इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको ये याद रखना है कि जो एवरेज वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज इंटू 0.437 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो औसत मान होता है वो 0.437 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं, और अगला यहाँ पे आ चुका है, और आगे देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं, और अगला पर्सन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि अगला पर्सन क्या आ रहा है कि एसी सर्किट में पावर घटक का मतलब होता है पावर फैक्टर। पावर घटक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। दोस्तों पावर फैक्टर पे चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी परिभाषा की, कि परिभाषा क्या होती है किसकी, पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर की परिभाषा, पहली परिभाषा मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे कि वास्तविक यहाँ पे वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात। क्लियर। तो यहाँ पे तो वास्तविक शक्ति को किस में मापा जाता है, तो हम सीधा कहेंगे भैया वास्तविक शक्ति को किलोवाट में, बटे में क्या जाएगा आभासी शक्ति यानी केवीए। ये लो, इसका अनुपात ही क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर। नंबर 2, और नंबर 2 क्या होता है, तो नंबर 2 के अंदर कहेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध व प्रतिबाधा का अनुपात भी क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे पावर फैक्टर कहलाएगा, यानी कि R/Z। नेक्स्ट तीसरी परिभाषा, यहाँ पे वोल्टेज व धारा के बीच बने कोण की कोज्या या कोसाइन कहते हैं, कोज्या पावर फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों आपके, एक होता है क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर का विलोम क्या कहलाएगा, तो मैं कहूंगा पावर फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे 4 परिभाषाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अब प्रतीक, तो यहाँ पे प्रतीक पूछा जाता है, तो प्रतीक होता है इसका कोस थीटा। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि मात्रक, तो भैया साहब ये मात्रक इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रकार, तो प्रकार कौन सा होता है, तो मैं कहूंगा कि एक होता है इसका अग्रगामी। कौन सा होता है, अग्रगामी। यहाँ पे पहला हो गया। दूसरा होता है यहाँ पे पश्चगामी, तो यहाँ पे पश्चगामी। और ये तीसरा होता है कौन सा, अग्रगामी, पश्चगामी, और एक होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे यूनिट। तो ये 3 पावर फैक्टर होते हैं, तो अग्रगामी, पश्चगामी और एक होता है यूनिट। अग्रगामी को कहते हैं लीडिंग। तो यहाँ पे ये लीडिंग कब होगा कि इसमें क्या होता है कि जो धारा होती है वोल्टेज से आगे होती है। इसमें क्या होती है, धारा वोल्टेज से आगे होती है। क्या होती है, आगे। इसमें क्या होता है कि धारा होती है ये वोल्टेज से पीछे होती है। क्लियर। और यहाँ पे जो धारा होती है ये वोल्टेज के साथ होती है, यानी कि फेज में होती है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पूरा का पूरा निचोड़ मैंने दे दिया है, तो अब खुद आराम से पता लगा सकते हो कि वो कह रहा है कि बराबर होती है, यानी कि इसमें ये पावर घटक है जो, यानी कि पावर फैक्टर है, उसकी परिभाषा। तो वोल्टेज और करंट के बीच कोण का साइन है क्या, मैंने तो यहाँ पे लिखा है कोज्या। ठीक है, यानी कोसाइन, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा। वोल्टेज और करंट के बीच में कोण की कोसाइन कह दो चाहे कोज्या कह दो, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। इस तरह पूरी डिटेल के साथ दोस्तों यहाँ पढ़ते रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। आइए चर्चा करते हैं, और यहाँ पे प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, परिणाम मित्र, यानी परिणाम मित्र को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर में स्लेजिंग का प्राथमिक
कारण क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये स्लेजिंग होता क्या है। दोस्तों इस स्लेजिंग को आप क्या कहते हो, तो यहाँ पे स्लेजिंग को कहते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे कीचड़, क्या कहते हैं, कीचड़ कहते हैं। इसी को आपंग कहते हैं, इसी को आपंग कहते हैं। इसी को मेरे दोस्तों ध्यान रखना गाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को गाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर में जो स्लेज होता है, आपंग होता है, कितना होता है, तो अपन कहेंगे 1.2% होता है। और ये किसके कारण होता है, तो मैं कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मर में जो ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे तेल में ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण, और ये नहीं मिले तो आपको शब्द मिलेगा ऑक्सीडेशन के कारण यहाँ पे स्लेज तैयार होता है, यानी कीचड़ तैयार होता है। तो यहाँ तेल में ऊपर से नमी के कारण, ऊपर से धूल के कारण, ऑक्सीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, तो अपन कहेंगे तेल में ऑक्सीकरण के कारण ये होता है, ऑक्सीडेशन के कारण ये पूरा खेल होता है। तो बोलो दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे इस प्रकार से समझ सकते हैं। स्लेजिंग का मतलब होता है यहाँ पे कीचड़ यानी अपंग या गाद कैसे बढ़ती है, तो सीधा तेल के ऑक्सीकरण के कारण या ऑक्सीडेशन के कारण यहाँ पे गाद तैयार होती है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आ चुका है, यहाँ पे आपके धमाकेदार प्रश्नों के साथ स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पे लीजिएगा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है, यानी दो समान ट्रांसफॉर्मर आपको लेने पड़ेंगे, तो उसमें कौन सा परिणामित्र की आवश्यकता होती है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, पहला जैसे कि मैं बात करूं, एक होता है खुला परिपथ, खुला परिपथ परीक्षण, क्लियर। तो यहाँ पे तो इसमें जो आपका ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे अपने यूज लेते हैं तो इस प्रकार से होता है। तो ये तो आपका खुल गया इधर, और यहाँ पे अपना सप्लाई देते हैं। तो इस परीक्षण के द्वारा क्या मापा जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई इस परीक्षण के द्वारा तो हम केवल क्या मापते हैं, लोहा हानि मापते हैं। क्या मापते हैं, लोहा हानि मापा जाता है। दूसरा जो परीक्षण आता है वो आता है आपका, खुला हो गया, तो अब आता है शॉर्ट सर्किट यानी लघु परीक्षण, लघु परीक्षण, ठीक है। और लघु परीक्षण में क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे ये तो सप्लाई देते ही है, और इधर क्या होता है, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो जब शॉर्ट कर दिया जाता है तो इसे मापा क्या जाएगा, तो इससे मापा जाता है ताम्र हानि। कौन सी हानि, तो हम कहते हैं ताम्र हानि को मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों, और यहाँ पे बात करते हैं अपन नंबर 3, और नंबर 3 होता है संपनर परीक्षण। और संपनर परीक्षण जो होता है इसी को हम बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं दोस्तों, बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। और ये जो परीक्षण होता है, बैक टू बैक परीक्षण होता है, इसके अंदर क्या होता है कि दो कौन से, तो हम कहेंगे दो आदर्श ट्रांसफॉर्मर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो हम कहते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और यहाँ से इसके द्वारा अपन वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, इसके द्वारा मेरे दोस्तों तापमान ज्ञात करते हैं, इसके द्वारा यहाँ पे टर्नों की संख्या ज्ञात करते हैं, टर्नों की संख्या भी ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा यहाँ पे कि और क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, तापमान हो गया, टर्नों की संख्या हो गई, और यहाँ पे हानि भी हम ज्ञात करते हैं। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे बात करेंगे कि आपसे कह रहा है कि दो समान क्षमता, यानी कि दो बिल्कुल समान क्षमता के होते हैं और आदर्श ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे अपन उसे क्या कहते हैं, बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन होता है। क्लियर, को डाउट किसी को नहीं। आगे चलते हैं, तो आगे क्या आता है, आइए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये लीजिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अपन कहते हैं कि एक सजीव विद्युत अग्नि यानी विद्युत की आग के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक
उपयुक्त होता है। यानी विद्युत की आग को बुझाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूंगा कि एक होता है ए श्रेणी, एक होता है बी श्रेणी, एक होता है सी श्रेणी, एक होता है डी श्रेणी और एक होता है के श्रेणी। सबसे पहले ये पता लगाइएगा कि जो आग होती है किस कारणों से लगती है, तो हम कहेंगे एक तो होता है इसके अंतर्गत ईंधन, ठीक है, एक तो दोस्तों होता है ईंधन, दूसरा इसमें होता है ऑक्सीजन और तीसरा होती है इसके अंदर ऊष्मा। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, आग को। अगर आग को बुझाना है तो तीनों में से किसी भी एक को क्या कर लीजिए, हटा दीजिए, आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। यहाँ पे मैं कहूंगा ये साधारण आग होती है। कौन सी आग होती है, तो यहाँ पे साधारण आग होती है। साधारण का मतलब है लकड़ी, कपड़ा, कागज, रेशम, जूट, कपूर, लकड़ी का कोयला आदि में अगर आग लग जाती है तो बोलो कौन सी श्रेणी की आग कहलाएगी, वो ए श्रेणी की आग कहलाती है। अरे बी श्रेणी में कौन आता है, तो हम कहेंगे भाई साहब इसमें तेल की आग आती है। कौन सी आग आती है, तेल की आग, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, प्रोपेन, पेंट, टीनर, तेल से भीगा कपड़ा, तेल से भीगा कागज आदि की जो आग होती है वो बी श्रेणी के अंतर्गत आती है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे गैस आती है एलपीजी, एलपीजी होती है वो। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे एलपीजी गैस होती है, सीएनजी गैस होती है ये। इसके अलावा मैं बात करूंगा धातु, सॉरी धातु क्या, विद्युत। यहाँ पे जो विद्युत की आग होती है वो भी इसमें आती है। जैसे सॉकेट से कोई स्पार्किंग होती है तो वो इसी के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों यहाँ पे डी फॉर धातु होता है, तो धातु की आग यहाँ पे करते हैं, धातु के अंदर लगने वाली आग। और यहाँ पे के होता है तो के फॉर किचन की आग दोस्तों, तो यहाँ पे और के फॉर किचन की जो आग होती है वो आग इसके अंतर्गत आती है। क्लियर, ए बी सी डी। अब क्या कीजिएगा, अब बुझाइएगा। और आग को बुझाने के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले ए श्रेणी की आग जो पानी से बुझाई जाती है। किससे बुझाई जाती है, पानी से बुझाते हैं। नेक्स्ट तेल की जो आग होती है, तेल की आग को ध्यान रखना किससे बुझाते हैं, झाग से बुझाते हैं। और झाग ऑप्शन में नहीं है तो हम CO2 प्रयोग करते हैं। यहाँ पे गैस की जो आग होती है, इस गैस की आग को ध्यान रखना शुष्क चूर्ण से बुझाते हैं। जबकि विद्युत की आग को, यहाँ पे विद्युत की जो आग होती है इसको CTC से बुझाते हैं, CTC बुझाते हैं। और एक बेटर ऑप्शन होता है हेलोन, तो यहाँ हेलोन से बुझाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा धातु की जो आग होती है, धातु की आग को CO2 से बुझाते हैं और इसकी आग को वेट केमिकल से बुझाया जाता है। वेट केमिकल, केमिकल है तो वेट केमिकल से बुझाया जाता है। कौन सी आग को पानी से नहीं बुझाते, ध्यान रखना यहाँ पे पानी से इसको नहीं बुझाते हैं, बी श्रेणी की आग को कभी भी नहीं बुझाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो ये पदार्थ भरते हैं, इन पदार्थों पर पदार्थों के अंदर जो भरते हैं किसमें, यंत्रों में। और यंत्र पर पट्टी का रंग होता है, तो पट्टी का रंग कैसा होता है, मैं बात करूंगा इस सिलेंडर पर पट्टी का रंग होता है लाल रंग। कौन सा होता है, लाल। यहाँ पे जो झाग वाला जो यंत्र होता है इस पर पट्टी का रंग होता है मेरे दोस्तों, कौन सा, क्रीम रंग होता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जो शुष्क पदार्थ वाला होता है, शुष्क पदार्थ वाला जो यंत्र होता है उसे पट्टी का रंग होता है नीला। कौन सा होता है, नीला। और यहाँ हेलोन पर जो होता है वो होता है हरा। और CO2 पर जो होता है वो होता है मेरे दोस्तों काला। और वेट केमिकल पर जो होता है वो होता है पीला होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों वो अग्नि के लिए कह रहा है, तो अग्नि के लिए CO2 अग्निशामक यंत्र होता है, फॉर्म होता है। और जल होता है शुष्क रासायनिक होता है। यहाँ पे आपको ये CTC भी नहीं दिया, हेलो नहीं दिया। इसके बाद में दोस्तों आपको लिया जाता है CO2, और CO2 भी ऑप्शन में नहीं है तो शुष्क चूर्ण भी हम लेते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट में A4, यहाँ पे आपका CO2 होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है, और ये देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये लीजिएगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया डायग्राम भी आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि गिलहरी पिंजरा प्रकार का रोटर में कितनी स्लिप रिंग होती है। तो मेरे ख्याल से तो आप देखकर बता सकते हो इसमें कितनी स्लिप रिंग होती है। दोस्तों ये जो होता है ये तो होती है शाफ्ट। ये क्या है, शाफ्ट, बिल्कुल सीधी सट होती है। ये जो होता है इसको कहते हैं हम दोस्तों एंड प्लेट। अरे ये क्या होती है, तो इसे कहते हैं एंड प्लेट कहते हैं। दोस्तों ये जो गोल गोल होता है इसको कहते हैं
बियरिंग। अरे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ये जो बेयरिंग होता है ये किसका बना होता है? तो हम कहते हैं भाई साहब ये घन मेटल का बना होता है। अरे किसका बना होता है? घन मेटल का बना होता है। और इसमें जो छर्रे होते हैं, ध्यान रखिएगा इसके छर्रे किसके बने होते हैं? तो ध्यान रखना, कार्बन, कार्बन क्रोमियम, कार्बन क्रो क्रोमियम, कार्बन क्रोमियम स्टील, कार्बन क्रोमियम स्टील का बना होता है। और ये जो होता है ये हमारा घूमने वाला भाग जो होता है ये रोटर कहलाता है। तो इसमें ये छड़ें होती है और ये छड़ें तिरछी लगाई जाती है। कैसे लगाई जा रही है आपको दिखाई दे रही होगी। ये छड़ें होती है और यहाँ दो स्लिप के द्वारा, स्लिप रिंग के द्वारा इसको, ये स्लिप रिंग नहीं है ध्यान रखना, दो छल्ले होते हैं और छल्लों के द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है? वेल्डिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई कितनी स्लिप रिंग है? अरे भाई साहब इसमें एक भी स्लिप रिंग नहीं है, यहाँ पे एक भी स्लिप रिंग नहीं है। स्लिप रिंग कितनी होती है? शून्य होगी। स्लिप रिंग की आवश्यकता स्लिप रिंग मोटर में पड़ती है। स्लिप रिंग की आवश्यकता स्लिप रिंग मोटर में पड़ती है। इस रोटर को किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं दी जाती है, ये पिंजरा प्रेरण मोटर में लगाया जाता है। और ये जो रोटर होता है ना, ये जो रोटर होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल केज प्रकार का और एक होता है डबल केज प्रकार का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये तांबे की छड़ें होती है, यानी कि कॉपर की छड़ें होती है। कोई डाउट किसी को? नहीं। आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। और यहाँ पे अगला बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये लीजिएगा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर कि नगर, नगर का मतलब होता है शहर। तो शहर में उच्चतम मांग का संभावित समय क्या है? दोस्तों यहाँ पे मांग का मतलब होता है यानी कि जो उच्चतम मांग यानी उच्चतम लोड कब पड़ता है शहरों के अंदर। तो सुबह 8 बजे से और दोपहर 12 बजे तक, दो यानी शाम को 2 बजे से, यानी दोपहर के 2 बजे से, है ना। तो यहाँ पे शाम को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक, और दोपहर के 12 बजे से और यहाँ पे शाम को 4 बजे तक सबसे ज़्यादा लोड कहाँ बढ़ता है? आप भी देखते हो सबसे ज़्यादा विद्युत कब खर्च करते हो? सुबह करते हो क्या? सुबह कौन कौन टीवी देखता है मुझे ये बताइए? नहीं देखते ना। लेकिन शाम को भाई साहब कूलर भी चलता है, एसी भी चलती है, पंखे भी चलते हैं, टीवी भी चलती है, पता नहीं क्या 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 अड़ाम सड़ाम सब चलते हैं। और अड़ाम सड़ाम चलते हैं तो शाम का समय देखिएगा, ये तो सुबह का है तो इसे तो काट दीजिए। यहाँ पे भाई साहब शाम का, ये दोपहर का समय है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है शाम को 6 बजे से और 12 बजे तक, और ये कह रहा है कि दोपहर 2 बजे से शाम को, तो ये भी गलत हो गया। तो बताइए आपका शाम को 6 बजे से और रात के 12 बजे तक ही सारा निचोड़ अपन कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पे लीजिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे किस उपकरण का भार, भार का मतलब होता है दोस्तों लोड, लोड निम्नतम यानी बिल्कुल निम्न होता है। मैं बात करता हूं टेलीविजन। अरे मेरे दोस्तों यहाँ पे टेलीविजन की बात करते हैं तो लगभग टेलीविजन आपका, जो मैं लोड के अनुसार अगर बात करूं तो लगभग 200 से 250 वाट होना चाहिए दोस्तों। वैक्यूम क्लीनर जो मोटर होती है ये भी भारी होता है। हेयर ड्रायर यानी बाल सुखाने की जो होती है ये तो काफी भारी होती है। और एक होता है विद्युत शेविंग मशीन, शेविंग जो आप ट्रिमर बढ़ाते हो, दाढ़ी वाड़ी बनाते हो, तो वो तो एक सेल से चल जाती है, तो उसमें लोड ही बहुत कम होता है। तो सबसे निम्नतम भार किसमें होगा? तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे ए ऑप्शन होता है। और इसके अंतर्गत जो मोटर लगाई जाती है वो कौन सी मोटर होती है? तो यहाँ पे बात करेंगे इसके अंतर्गत मेरे दोस्तों, यहाँ पे शेडेड शेडेड तो यहाँ बात करेंगे शेडेड मोटर भी लगाई जाती है। इसी के अंतर्गत यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर भी लगाई जाती है, यूनिवर्सल मोटर भी हम प्रयोग करते हैं। डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर है, हेयर ड्रायर है। तो यहाँ पे हेयर ड्रायर जो होती है, वैक्यूम क्लीनर होता है, इसके अंदर यूनिवर्सल हम मोटर प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों आता है आपके यहाँ पर स्क्रीन पर, और ये लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये लोको पायलट है, जो पास हो गए लोग उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जो रह गए वो अपनी कमी से रह गए, आपको खुद को अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप हल्के में ले गए। अरे यार 27 ही तो नंबर लाने हैं,
75 में से ले आएंगे भाई साहब, 27 नंबर चलते चलते ले आएंगे भाई साहब। आपको पता लग गया होगा मेरे ख्याल से चलते चलते कैसे लाना है। तो आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक बिल्कुल बेसिक के साथ पढ़ना है। आपने हो सकता है शायद ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, हो सकता है आपने हाई लेवल पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन का पूरा न्यू फाउंडेशन बेस चल रहा है। फाउंडेशन का मतलब होता है पहले जड़ को मजबूत कराई जाती है, तो वो जड़ से ही मजबूत हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर है। और मेरे दोस्तों यहाँ पर इससे कम फीस में दोस्तों कहाँ पढ़ोगे, इससे कम फीस में आपको पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है। एक तो आपको यहाँ पे मैं बात करूंगा, एक तो आपकी इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट है, दूसरी मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों यहाँ पे ड्राइंग सब्जेक्ट होती है, और एक आप मैं बात करूंगा यहाँ पे बेसिक आपकी साइंस, बेसिक साइंस। तीनों सब्जेक्ट आपकी मात्र 599 रुपए में है मेरे दोस्तों, और पूरी की पूरी 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो आप अभी क्या कीजिए, ऑनलाइन कोर्स के लिए आराम से यहाँ पे जाइएगा। कहाँ पे, आप प्ले स्टोर में जा करके और यहाँ पे आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के नीचे की तरफ तो वहां पे लिंक दिया गया है, तो डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए मेरे दोस्तों यहाँ पे आराम से पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑफलाइन के लिए आपको पता दे रखा है, चौधरी पेट्रोल पंप के सामने सोफिया बुक डिपो के पास में। दोस्तों यहाँ पे विश्वसनीय संस्थान है, दमदार तैयारी शानदार परिणाम होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आराम से थ्योरी के अंदर पास हो चुके हैं, और आप भी थ्योरी में पास होगे। तो यहाँ पे आप सीधा का सीधा क्या कीजिए, कोर्स ले लीजिए और अभी से तैयारी कीजिए दोस्तों। कोर्स तैयार होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 4 से 5 महीने का ये कोर्स रहेगा। तो बोलने का है, यानी लिखवाने का, तैयार होने का वैलिडिटी तो इसकी कितनी रहेगी, 1 वर्ष तक रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये आप आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी अगला प्रश्न जो आता है आपका, और अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न देखिएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है ये, तो अगला प्रश्न है, और यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, किस संयंत्र का मतलब होता है कि जो हमारा पावर प्लांट है वो का कार्यकाल अधिकतम होता है। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, एक होता है आपका तापीय थर्मल पावर प्लांट, जिसे आप कहते हो थर्मल पावर प्लांट। एक होता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। एक होता है जैसे परमाणु पावर प्लांट। एक जैसे कि मैं बात करूं डीजल, ये तो यहाँ पे ये 4 होता है। अगर मैं जीवन काल की बात करूं, ठीक है, जीवन काल की मैं बात तो यहाँ पे जीवन काल की मैं बात करता हूँ, तो सबसे अधिक जो जीवन काल होता है वो किसका होता है, किसका होता है भाई। तो यहाँ सबसे अधिक होता है इसका, 100 से 120 वर्ष तक होता है दोस्तों। इसके मैं बात करता हूँ तो इसका जो होता है 20 से 30 वर्ष तक होता है इसका। और यहाँ पे डीजल की बात करते हैं तो 10 से 15 वर्ष होता है, 10 से 15 वर्ष होता है। और जो परमाणु का होता है इन दोनों के बीच में होता है, यानी कि लगभग अपन कह सकते हैं कि 40 से 50 वर्ष तक होता है इसका। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम किसका होता है, तो भैया अधिकतम हाइड्रो यानी कि जल विद्युत शक्ति गृह का होता है। तो राइट ऑप्शन तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल विद्युत शक्ति गृह का होता है। तो मैंने पूरा का पूरा बता दिया। भाप जो आता है, भाप का मतलब दोस्तों तापीय होता है, डीजल आपका है, परमाणु आपको मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार से आराम से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो विद्युत बनती है वो ताप से बनती है, तो लगभग 63% विद्युत यहाँ पे बढ़ती है। लगभग जो आपकी हाइड्रो से बनती है वो 24% बढ़ती है, और लगभग यहाँ पे बात करते हैं 2% के समथिंग इससे बढ़ती है। क्लियर दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये लीजिएगा, ये हाँ जी, एक सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में 2 स्थिर करंट कॉइल होते हैं जो लोड के साथ में किस प्रकार से जुड़ी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं वो किस प्रकार से जुड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा कि 2 कॉइल होती है, एक होती है सीसी
और एक होती है मेरे दोस्तों पीसी। सीसी का मतलब होता है यहाँ पे करंट क्वाइल। करंट क्वाइल होता है जिसे इसको हम क्या कहते हैं, इसे धारा क्वाइल भी कहते हैं, धारा कुंडलन भी कहते हैं, धारा कुंडलन भी कहते हैं, इसे श्रेणी क्वाइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा इसे प्रेशर क्वाइल, इसे प्रेशर क्वाइल कहते हैं, प्रेशर क्वाइल भी कहते हैं। और ये जो होती है दाब क्वाइल होती है, दाब क्वाइल होती है। यहाँ पे इसको समांतर 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 क्वाइल भी हम कहते हैं। यहाँ पे जो आपकी सीसी होती है, ध्यान रखना सीसी, ये आपके पतले तार, कैसे पतले तार व अधिक करंट क्वाइल है ना, ये तो मोटे तार की होगी। तो यहाँ पे मोटे तार कम लपेट, मोटे तार कम लपेट की बनाई जाती है। जबकि यहाँ पे प्रेशर क्वाइल जो होती है ये आपकी पतले तार अधिक लपेट की बनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आराम से, और ये हमेशा ध्यान रखना लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ती है, ये हमेशा लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ती है, लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ती है। जबकि मेरे दोस्तों यहाँ पे जो आपकी पीसी होती है ये हमेशा सप्लाई जो होती है, यहाँ पे जो पीसी होती है, अरे भाई दोस्तों ये एक मक्खी है जो परेशान कर रही है, और जैसे इस पे टच होती है तो वो काम करने लग जाती है। तो यहाँ पे पीसी की बात कर रहे हैं, तो ये जो पीसी होती है ये सप्लाई के या लोड के समांतर क्रम में होती है। तो बात करेंगे ये लोड की समांतर क्रम में होती है। तो आप देखिएगा लोड के साथ श्रेणी में कौन सी होती है, तो यहाँ पे साफ कहा गया है कि करंट क्वाइल यहाँ पे लोड के श्रेणी में होती है, लोड के श्रृंखला में होती है, श्रेणी यानी कि सीरीज के अंदर होती है। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे बिल्कुल तरीके से समझा दिया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, और अगला पर्सन है मेरे दोस्तों यहाँ पर। और अगला पर्सन क्या कह रहा है, आइए तो यहाँ पे है आर्मेचर कोर, ठीक है, आर्मेचर कोर के स्लॉट्स यानी खांचे, ठीक है, इंसुलेटेड किए गए हुए हैं। तो कंडक्टर यानी संवाहक की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि भाई साहब ये एक कोर है, इसमें ये खांचे काटे हैं, ठीक है, ये खांचे काट दिए, और खांचे काट करके इसके अंतर्गत क्या लगा दिया, यहाँ पे इंसुलेशन लगा दिया, और इंसुलेशन लगाने के बाद में इसके अंतर्गत ये वाइंडिंग डाल दी, ठीक है, यही तो कह रहा है कंडक्टर यानी संवाहक। इसमें तार ये डाल दिए ये, और ये जो तार डाल दिए हैं, अरे तो ये तार आपके क्या कहलाएंगे, तो भैया ये आर्मेचर वाइंडिंग तो कहलाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाता है, कौन सी वाइंडिंग कहलाएगा, तो हम कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग कहलाता है। और आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ना, ध्यान रखना, आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है ये मोटे तार की होती है भाई साहब, मोटे तार और कम लपेट, मोटे तार कम लपेट की होती है। इसका जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, तो मैं बात करूंगा प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से क्या होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, यहाँ इसका मुख्य काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना होता है। क्या भाई साहब, आर्मेचर वाइंडिंग है तो यहाँ पे ये ईएमएफ उत्पन्न करती है डीसी जनरेटर के अंदर, ठीक है, आर्मेचर कॉइल के दो वाइंडिंग के। नेक्स्ट चलते हैं अगले पर्सन की ओर। और दोस्तों अगला पर्सन आता है, और अगला पर्सन लीजिएगा, यहाँ पे अगला पर्सन आ चुका है। और अगला पर्सन क्या है दोस्तों, अगला पर्सन काफी अच्छा है। तो वोल्टेज जो है क्या होता है, तो भैया वोल्टेज क्या है, तो अपन कहते हैं कि वोल्टेज जो होता है गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है और ऊष्मीय ऊर्जा है। जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज के बारे में अपन ये भी कह सकते हैं कि कार्य बटा, अपन ने क्या पढ़ा था, कार्य बटा आवेश बराबर विभव, यहाँ पे विभव। तो
तो इसका मात्रा क्या है? वोल्ट। तो वोल्ट या वोल्टेज कह दीजिए। तो वोल्टेज बराबर क्या हो गया? तो हम कहते हैं कि जूल, जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम है। तो यहाँ जो आवेश ले लीजिए चाहे कार्य ले लीजिए, दोनों ही एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? तो अदिश राशि होती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर कह सकते हो 1 जूल प्रति कूलाम होता है। और यहाँ पे ये दोनों होने के कारण कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? तो यहाँ पे मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपके ये आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पे जो वोल्टेज होती है ये स्थितिज ऊर्जा होती है। जो वोल्टेज है एक प्रकार की क्या है? तो हम कहेंगे अदिश राशि होती है। कौन सी? अदिश। तो यहाँ पे अदिश राशि होती है। वोल्टेज को अगर देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका निम्न वोल्टेज बांटा गया है, एक आपका उच्च वोल्टेज बांटा गया है, सॉरी मध्यम वोल्टेज बांटा गया है, एक उच्च वोल्टेज, और एक होता है मेरे दोस्तों अति उच्च वोल्टेज। तो यानी कि ये तो अति उच्च वोल्टेज, निम्न वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज। तो यहाँ पे तो निम्न वोल्टेज जो होता है ये 250 वोल्टेज तक होता है, मध्यम वोल्टेज होता है 650 वोल्टेज तक होता है, उच्च वोल्टेज होता है ये 33 केवी तक होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहेंगे तो यहाँ पे 33 केवी से अधिक होता है। तो ये सारे तक है ना, ये तो ये पूरा का पूरा निचोड़ मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है और अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये लीजिएगा अगला प्रश्न। तो यहाँ पे चुंबकीय परिपथ में वायु अंतराल क्यों रखा जाता है? चुंबकीय जो परिपथ होता है उसमें वायु अंतराल होता है। देखो जैसे मैं कह दूं ये स्टेटर है और स्टेटर के ये पोल होते हैं, ठीक है, ये स्टेटर के पोल होते हैं और यहाँ पर ये, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये जो गैप होता है, ये गैप, ये जो गैप होता है ना, ये गैप क्यों रखा जाता है? तो यहाँ कहते हैं कि ये गैप इसलिए रखा जाता है, इसे कहते हैं वायु अंतराल कहते हैं। और वायु अंतराल क्यों रखा जाता है? तो यहाँ सीधा सा कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे क्या बन जाए? प्रतिष्ठम्भ बन जाए। वायु अंतराल इसलिए रखा जाता है ताकि यहाँ पे प्रतिष्ठम्भ बन जाए, यानी कि हम कहेंगे रिलक्टेंस बन जाए। क्या बन जाए? तो रिलक्टेंस बन जाए यानी प्रतिष्ठम्भ बन जाए। तो फ्लक्स विभाजन के लिए, प्रतिष्ठम्भ बढ़ाने के लिए, फ्लक्स घनत्व कम करने के लिए, गति कम करने के लिए हम कहेंगे तो प्रतिष्ठम्भ बढ़ाने के लिए ही वायु अंतराल रखा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पे बात करते हैं ये कि एक सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, सोर्स से बाहर तक अधिकतम शक्ति कब स्थानांतरित की जाती है? तो बात कर रहे हैं यह है यहाँ पे कि सोर्स से बाहर तक, जैसे कि मैं कहूँ 1 मिनट के लिए दोस्तों ये समझना थोड़ा सा, एक सेल है, तो सेल क्या है? यहाँ पे सोर्स है, सेल क्या है? एक सोर्स। और मैं कह रहा हूँ कि ये एक लट्टू है, तो ये लोड हो गया, यहाँ पे ये लोड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से इसको कनेक्ट करो, पहले तो कर दिया कनेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इसके अंदर जो पावर है, ये पूरी की पूरी पावर है यहाँ पे डालनी है, तो पूरी की पूरी पावर यहाँ पर देनी है ना, तो आपको क्या होना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि भाई साहब इस सोर्स का जो प्रतिरोध है, इस सोर्स का प्रतिरोध, ठीक है, और इस लोड का प्रतिरोध यानी RL, और इधर से मैं बात करूंगा सोर्स रेजिस्टेंस S, तो ये दोनों हैं, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी कि पावर अधिकतम तभी ट्रांसफर होगी जब इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध आपस में क्या हो जाए? बराबर। जब यहाँ अधिकतम अगर पावर ट्रांसफर होती है तो यहाँ दक्षता कितनी होती है? तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ 50% दक्षता होती है, तो 50% दक्षता पर ही यहाँ पे पावर लोड तक क्या होती है? अधिकतम ट्रांसफर होती है। तो अब देखिएगा, बाहर प्रतिरोध अधिक होने पर, बाहर प्रतिरोध कम होने पर, बाहर प्रतिरोध सोर्स प्रतिरोध के क्या होने पर? बराबर होने पर। तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे समझा दिया है, तो राइट ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पे? आपका ये करेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो चुका है यहाँ पे? राइट हो चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
तो दोस्तों ये देखिएगा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर होता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध क्या होता है, सबसे पहले अपन कहेंगे यहाँ पे एक 14.45 ग्राम 14.45 ग्राम क्या लिया जाता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे पारा होता है, पारा यानी मरकरी। और यहाँ पे एक 106.3 सेंटीमीटर 106.3 सेंटीमीटर दोस्तों क्या होती है, लंबी इस पारे की नली बना लेते हैं ये लो साहब, यहाँ एक समान व्यास की बनाते हैं ये, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट पे रख देते हैं, यानी कि इसको जम जाती है। जम जाने के बाद में एक छड़का रूप ले लिया ये, और छड़का रूप लेने के बाद में इसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो 1.00049 ओम होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे ये, तो 1.00049 ओम होता है, तो ये निरपेक्ष पे होता है, निरपेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध पूछे तो ये डाटा आपको याद रखना है। तो 1.00049 निरपेक्ष ओम होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। अगर वो पारा पूछ ले तो 14.45 ग्राम है, लंबाई पूछ ले तो 106.3 सेंटीमीटर होता है, और ये पारे के स्तंभ पर मापा जाता है। किस पर मापा जाता है, तो पारे के स्तंभ, तो यहाँ पे स्तंभ पर मापा जाता है। किस पर, पारे के स्तंभ यानी पारे के घन पर मापा जाता है। क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट आगे, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पर, और अगला प्रश्न ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश है, तो एक कूलाम हो गया, यानी कूलाम हो गया, और कितने इलेक्ट्रॉन का योगदान रहता है। सीधा सीधा कह रहा है कि भाई साहब एक जो कूलाम होता है ना, एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम कह दीजिए, चाहे आप यहाँ पे 1 एम्पियर कह दीजिए, इन दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं कहूँगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। अब चाहे ये कह दीजिए, चाहे अब पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये 600 कितना हो जाता है, 625, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 कट जाएगी, तो यहाँ पे 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हो। अगर पॉइंट को इधर लेके आते हो तो यहाँ पे पॉइंट 625 इंटू 10 की पावर, भाई पॉइंट इधर लेके आते हो तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे अपन कहेंगे 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से भी अपन कह सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है ये, तो पॉइंट 625 इंटू 10 की पावर 19, 10 की पावर 9, यहाँ पे 1.6, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे मैच खा चुका है, आप देख लीजिए आराम से। तो ये पॉइंट 625 इंटू 10 की पावर 19, तो ये तीनों एक ही है, ध्यान रखना, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं खा रहा था, तो यहाँ अलग अलग इसको तोड़ के मरोड़ के बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न कौन सा आता है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी रीजन किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं ट्रांजिस्टर की, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिस्टर क्या है, तो अपन कहेंगे तीन अर्धचालक खंडों से बनी युक्ति होती है। इसमें टर्मिनल की बात करते हैं तो 3 होता है, एक आपका बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, और एक क्या होता है इसमें एमीटर होता है। यहाँ पे जो आपकी ये होती है, ये धारा नियंत्रण युक्ति होती है, धारा नियंत्रण युक्ति होती है। नेक्स्ट में प्रचालन वोल्टेज की बात करूं, प्रचालन वोल्टेज, तो भाई प्रचालन वोल्टेज का कितना होता है, तो प्रचालन वोल्टेज होता है 2 वोल्ट से लेकर के 8 वोल्टेज तक। मैं इसकी रेटिंग की बात करता हूं, तो यहाँ पे रेटिंग की बात करता हूं, तो 1.5 वोल्टेज से लेकर के 45 वोल्टेज तक इसकी क्या होती है, रेटिंग होती है। यहाँ पे मैं बात करूंगा ट्रांजिस्टर के अंदर, तो पी एन जंक्शन कितने होते हैं, पी एन जंक्शन होते हैं इसके अंतर्गत 2। यहाँ पे मैं बात करूंगा इसके अंदर लेयर कितनी होती है, तो दोस्तों लेयर होती है 3। मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका विक्षेपण परत कितनी होती है, विक्षेपण परत कितनी होती है, तो विक्षेपण परत होती है 2। अब दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे मैं बात करूंगा यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे
ये P है, ये N है और ये P है। तो इसके अंतर्गत ये जो होता है यहाँ पे ये होता है, अगर मैं इसको प्लस से ही जोड़ रहा हूँ इधर से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एमीटर हो गया और इधर से ये क्या हो गया, ये आपका इस प्रकार से जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया कलेक्टर और ये हो गया बेस, तो इस प्रकार से जोड़ सकते हो। तो N जो है यहाँ PNP है, तो N और PNP के अंदर पूछे तो P रीजन क्या है, तो मैं कहूँगा यहाँ N रीजन तो क्या है, ये बेस होता है। इसी प्रकार से यहाँ NP N होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है, तो ये इस प्रकार से होगा। तो ये तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो P होता है ना, ये P भाग, तो P भाग किसका काम करेगा, तो मैं कहूँगा यहाँ बेस का काम करेगा। जबकि यहाँ N भाग जो है ये किसका काम करेगा, तो ये बेस का कार्य करता है। दोस्तों इसका मैं प्रतीक बना देता हूँ, ये इस प्रकार से, और इसका प्रतीक है इस प्रकार से। अब आप कहोगे साहब दोनों में अंतर क्या है, जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी कुछ भी अंतर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे तीर का निशान लगा देता हूं और इसमें भी तीर का निशान लगा देता हूं, दोस्तों यहाँ पे बताइएगा कि ये कौन सा है। तीर का निशान बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है, इसलिए ये तो होता है NPN। ये तो क्या हो जाएगा, NPN होता है। ये अंदर आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, PNP होता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, अंदर की तरफ आए यानी P4 प्रवेश करना, और P4 प्रवेश और P4 PNP होता है। तो ये इस तरह होता है। तो मैंने पूरा का पूरा समझा दिया। तो यहाँ पे जो P रीजन होता है, P का काम होता है, तो ये किसका लिए होता है, बेस के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C ऑप्शन होता है। जो बेस सबसे छोटा होता है, इसके अंदर जो डोपिंग होती है वो भी सबसे कम होती है, और जो क्षेत्र होता है वो भी कम होता है। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, समझिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर कितना होता है। दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पे शुद्ध प्रेरक, और एक मैं बात करूंगा शुद्ध कैपेसिटर। ठीक है, दोनों को लेते हैं क्योंकि एक के बदले दो काम हो जाएंगे अपने। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध प्रेरक के अंतर्गत। तो यहाँ पे शुद्ध प्रेरक के अंदर जो पावर फैक्टर होता है, अगर पावर फैक्टर आपसे पूछ ले तो ऐसा पावर फैक्टर इसमें होता है 0। क्लियर, 0। और इसमें क्या होता है, तो मैं कहूँगा इसमें भी 0 होता है। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, जी हाँ 0 होता है। अब क्लियर करने के लिए इसमें होता है पश्चगामी 0, या 0 पश्चगामी आप कह सकते हो, 0 पश्चगामी। क्लियर, और यहाँ पे होता है 0 अग्रगामी, अग्रगामी होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे शक्ति खर्च जो होती है, शक्ति खर्च 0, और इसमें भी शक्ति खर्च कितनी होती है, 0। मैं बात करूंगा इसमें प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कितना होता है, तो मैं प्रतिरोध के लिए क्या कहूंगा, इसमें 0 प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि धारा और वोल्टेज के मध्य क्या संबंध है, तो भाई साहब इसमें धारा और वोल्टेज के मध्य है कि वोल्टेज यहाँ है और धारा यहाँ है। 90 डिग्री जो होता है ये वोल्टेज क्या होता है, धारा से आगे होता है। जबकि शुद्ध कैपेसिटर में क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, धारा वोल्टेज से क्या होती है, आगे होती है। तो इस चीज में ध्यान रखना, यहाँ धारा आगे होती है, यहाँ धारा पीछे होती है। यहाँ 0 पश्चगामी होता है, यहाँ 0 अग्रगामी होता है। ये भी 0, ये भी 0 होता है, ये भी 0, प्रतिरोध भी यहाँ पे 0 होता है। बोलो यहाँ पे कोई डाउट किसी को, जी नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे ये विरोध करता है, अरे तो विरोध किसका करेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये धारा का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, धारा का। तो कैपेसिटर किसका विरोध करता है, तो कैपेसिटर विरोध करता है वोल्टेज परिवर्तन का। ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है, तो ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो भाई साहब पावर फैक्टर दोनों में 0 है, तो 0 कर दीजिए, सीधा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन होता है। चलो आगे चलते हैं, और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये लीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या है कि भाई साहब 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि का मतलब होता है यहाँ पे
पर। चलो, समय अवधि का मतलब होता है यहाँ पे आवर्त काल कह दीजिए, टाइम पीरियोडिक टाइम आप कह सकते हो, आवर्त काल समय अवधि आप कह सकते हो। तो हमको पता है कि टी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्लियर। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है तो टी की जगह, तो टी तो हमको ज्ञात करना है, तो 1 क्या रखना है, एफ का मतलब क्या है, 200। ये लो, अब भाग देना ही तो है, बस दे दीजिए। नहीं जा रहा तो हम कह देंगे भाई साहब नहीं जा रहा है तो जीरो लगा दो, और यहाँ पे एक संख्या पॉइंट लग गई। अभी भी भाग नहीं जा रहा है, फिर जीरो लगाओ, फिर जीरो लगाओ, अभी भी नहीं जा रहा, फिर जीरो, फिर जीरो। अब कितने का दे रहे हो, हम कह रहे हैं 200 का, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 में 2 का भाग दीजिए कितनी बार, तो हम सीधा कहेंगे 0.005, 0.005, 0.005, सीधा सीधा मिल गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.005 सेकंड, ये एस का मतलब है दोस्तों यहाँ पे सेकंड होता है। कोई डाउट किसी को? नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, और अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, आइए। तो यहाँ पे ये अगला प्रश्न आ चुका है। क्या अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। तो सक्रिय डिवाइस, यानी सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। सक्रिय डिवाइस का मतलब होता है एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, ये एक्टिव एलिमेंट यानी कि सक्रिय डिवाइस होती है। तो यहाँ पे जो युक्ति ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो ऊर्जा देती है, वो आपकी क्या कहलाएगी, सक्रिय युक्ति कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रश्न है, तो वो आपका प्रश्न कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एक्टिव एलिमेंट होता है, एक होता है आपका पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपके एक्टिव एलिमेंट होता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि ऊर्जा नष्ट नहीं करता है, और ये ओम या किरचॉफ के नियम का क्या करेगा, पालन नहीं करता है। जबकि आपके पैसिव युक्तियां होती है, तो ये पैसिव युक्तियां जो होती है, ये आपकी क्या होती है, तो हम कहेंगे ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती, जबकि ऊर्जा नष्ट करती है, और ये ओम या किरचॉफ का नियम का पालन करती है। तो यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जैसे कि पूरे के पूरे आपके इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, वो सारे के सारे एक्टिव होते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, और लाउड स्पीकर होता है। अब ये कह रहा है सक्रिय, तो सक्रिय में ओनली फॉर कौन सा आता है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन होता है। बाकी यहाँ पे जो सारे के सारे हैं, ये आपके निष्क्रिय पुर्जे होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हुआ भाई, कहाँ गया भाई, आ गया। अगला लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे। और अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे फीडर संरक्षा। फीडर संरक्षा का मतलब, फीडर का मतलब औसत भी कहते हैं, जो फीडर होते हैं वो फीडर की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कौन सा है। तो अंडर वोल्टेज रिले, थर्मल रिले, ट्रांसले रिले, और बकौल्स रिले। बकौल्स रिले जो होता है मेरे दोस्तों, ये आपके ट्रांसफॉर्मर में हम प्रयोग करते हैं। और बकौल्स रिले होता है, ये गैस प्रचालित रिले है, जो आंतरिक दोष को क्या करता है, सुरक्षा करता है, यानी आंतरिक दोष से क्या करता है, तो हम कहेंगे आंतरिक दोष से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट थर्मल जो रिले है, ये ओवरलोड दोष से सुरक्षा करता है, ओवरलोड, तो ओवरलोड दोष से सुरक्षा करता है। तो ट्रांसले रिले ही राइट आपका ऑप्शन होता है, जो ये क्या करता है, फीडर की सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ये लीजिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, ठीक है, रोटर स्लॉट्स को थोड़ा सा तिरछा दिया जाता है दोस्तों। इसको इस प्रकार से लगाया जाता है, देखिएगा इसमें ये छड़े होती है, जो तिरछी छड़े तिरछी होने के क्या क्या रीजन है, तो देखो ध्यान से। पहला रीजन यहाँ पे अपन कहते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है भाई, प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो मैं कहूंगा टॉर्क होता है, वो टॉर्क भी बढ़ता है।
तीसरा रीजन इसके अंतर्गत ये होता है कि यहाँ पे जो हमिंग होती है, हमिंग जो ध्वनि होती है, हमिंग, वो हमिंग ध्वनि क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट मैं कहूंगा यहाँ पे जो क्राउलिंग होता है, क्राउलिंग, यहाँ पे क्राउलिंग भी क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट मैं कहूंगा जो लॉकिंग होता है, लॉकिंग, तो यहाँ पे लॉकिंग भी नहीं होता, यानी लॉकिंग भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये सारे के सारे निवारण है यहाँ पे तिरछी लगाने के, ठीक है। तो यहाँ पे विंडेज हास को कम करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए, गंदगी और धूल के जमाव कम करने के लिए, और चुंबकीय, ये गंजन नहीं है, ये गुंजन है, चुंबकीय गुंजन को कम करने के लिए। गुंजन का मतलब होता है ध्वनि, यानी कि ये हम यानी ध्वनि, और हमिंग कह दो चाहे गुंजन कह दो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता, सॉरी डी ऑप्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। और यहाँ पे ये फिर, तो यहाँ पे ये लीजिएगा, अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न है तो ये क्या कह रहा है, आइए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि धातु शोधन विधि में शुद्ध धातु किस टर्मिनल पर लगाई जाती है। दोस्तों आपसे कहा जाता है कि शुद्ध धातु किस पर लगाई जाती है, और एक होता है अशुद्ध धातु। तो शुद्ध धातु हमेशा किस पर लगाई जाएगी, कैथोड पर लगाते हैं, जबकि ध्यान रखना अशुद्ध, अशुद्ध धातु जो होती है वो हमेशा एनोड पर लगाई जाती है, एनोड पर। अशुद्ध धातु में अयस्क भी आता है, अयस्क, तो अयस्क हो चाहे अशुद्धि हो, ये किस पर लगाई जाती है, तो ये एनोड पर लगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर, तो ये आपके सारे के सारे प्रश्न थे जो अपन ने पढ़े। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद मेरे दोस्तों।